नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, ये क्लास होगी एमपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब अगर हम बात करते हैं 2023 में जो मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा हिंदी का जो पेपर हुआ था, पेपर कोड नंबर 13 अगर आप देखेंगे तो हिंदी के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है उनका लेवल क्या रहा है, कितना साहित्य का पोर्शन था, कितना टेक्स्ट ऐड थे उसमें, और कितने यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन थे, सब पर आज चर्चा करने वाले। सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइए जल्दी जल्दी से। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, वेलकम एवरीवन, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए क्लास में। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज का ये टॉपिक। देखिए, इस प्रकार से कुछ आपके सामने पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये पेपर होगा, यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आप, ठीक है। कुछ निर्देश है, वो निर्देश पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये निर्देश आप लोग अगर यहाँ पढ़ लोगे तो फिर परीक्षा हॉल में पढ़ने के लिए आपको परेशान नहीं होना। राज्य पात्रता परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे एक फर्स्ट पेपर होता है और फिर एक आपका कौन सा होता है, सेकंड पेपर। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, मतलब ये सबको कंपलसरी होता है, ये आपको देना ही देना है, ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का है, जबकि दूसरी द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा ये आपके सब्जेक्ट चूज करने का होता है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हो, जैसे आप लोगों ने हिंदी चूज किया, ठीक है, तो आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का ही पेपर यहाँ पे देने के लिए आपको मिलेगा। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही संयुक्त ओएमआर सीट होती है, मतलब दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही ओएमआर सीट होती है। पहले ओएमआर सीट में 50 से पहले से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे जो कि फर्स्ट पेपर के होंगे। 51 नंबर से लेकर यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन होंगे वो आपके कहाँ के होंगे, 150 नंबर तक के, ये हो जाएंगे आपके सेकंड पेपर के मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद में परीक्षार्थी को ओएमआर सीट के द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग में उनके द्वारा लिए गए ऐच्छिक विषय कोड को अंकित करना है, वह प्रश्न पत्रिका पत्रिका पुस्तिका का सेट अंकित करना होता है, ठीक है। सेट वगैरह लिख लिया। द्वितीय प्रश्न की बुकलेट, प्रश्न पत्र की बुकलेट का नंबर आवश्यक आवश्यक प्रविष्टियों में अंकित करना है। सेकंड पेपर का जो बुकलेट नंबर ये मिलता है आपको, ये बुकलेट नंबर आपको मेंशन करना है। अभ्यर्थी देखिए, अब जो परीक्षा का समय है वो परीक्षा का समय वगैरह यहाँ पे बता देगा। सारे प्रश्न करना यहाँ पे आपको अनिवार्य होता है। सभी प्रश्नों के अंक इक्वल होते हैं, समान होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात है आपके एमपी सेट में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का किसी भी प्रकार से आपका प्रावधान नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों को, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी। चले आगे, अगला पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखते जाइएगा, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो आप परीक्षा के समय में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ लेंगे, ताकि परीक्षा के समय में बस आप लोगों को तत्काल यहाँ पे आपका काम होता चला, ठीक है। फिर क्या है, पत्रिका के प्रश्न पुस्तिका के आवरण प्रश्न पर प्रश्न पुस्तिका में लगे प्रश्नों की संख्या अंकित है, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर आगे और अपने क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा आया था वो क्या आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब क्या होगा, 51 नंबर। 51 नंबर से प्रश्न की शुरुआत केवल इसलिए हो रही है क्योंकि जो फर्स्ट से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हैं ये आपके कहां पर जाते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर यानी कि जो आपका पहला पेपर कंपलसरी है वो 1 से लेकर 50 तक होते हैं। और 51 से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे 150 तक, तो ये आपके जाते हैं सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन जाते हैं। कौन से क्वेश्चन जाते हैं, सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है, पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम क्या है। तो जो पाली भाषा, ठीक है, और अशोक की जो धर्म लिपियां जिस भाषा में लिखी हुई थी, इनका कालानुक्रम क्या था। अब पाली और अशोक की जो धर्म लिपियां हैं ये कब आई थी, तो इनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन किया गया है वो 3 भागों में किया गया। सबसे पहली होती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहली कौन सी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ध्यान से देखते जाइएगा, सबसे पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। फिर इसके बाद में आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी आती है, तो अगली आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 भागों में इसका डिवीजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना, ये आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। और इसमें ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ सर बहुत ज्यादा टफ है या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान है आप लोगों के लिए।
इतना टफ नहीं है ये। अब देखिए हम इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है ये शुरू कब से होती है, ठीक है? तो ये जो है आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका कालानुक्रम चलता है। आप सभी को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर और ये आपकी चलती है कहां तक, तो ये आ जाती है 1000 ईस्वी। कब तक चलती है साहब, तो ये 1000 ईस्वी तक आ जाती है ना, ईस्वी सन तक जाती है। जबकि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका क्रम चलता है 1000 ईस्वी और अब तक का जो समय है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय कहलाता है। अब बात आती है कि पाली जो रही है और अशोक की जो धर्मलिपियां रही हैं ये कब से कब तक रही हैं, तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था तो स्वाभाविक है 500 ईसा पूर्व होगा। तो 500 ईसा पूर्व बी में लिखा और 500 ईसा पूर्व डी में लिखा, मतलब ए और सी को हटा देना। अब बचती है बात कि साहब अशोक की धर्म लिपियां और पाली भाषा, तो जो हिंदी का विकास होता है वो संस्कृत से शुरू होता है। संस्कृत है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, इस प्रकार से ये चलता जाता है, ठीक है? तो हम अगर बात करें तो 500 ईसा पूर्व से अब तक अशोक की धर्म लिपियों को अब तक के लिए तो काउंट नहीं किया जा सकता, तो स्वाभाविक सी बात है पहली ईस्वी तक। कब तक का, पहली ईस्वी तक का समय। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि एमपी सेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन मतलब 52 नंबर के प्रश्न के साथ में। प्रश्न नंबर 52 हमारा यहाँ पर क्या कहता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? देखिएगा क्या बोल रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन साहब जो है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन साहब जो है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा है। अब ये देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के लिए बहुत अच्छा बहुत अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ एक आध तथ्य दे देता हूं, एक आध इसके सोर्स दे देता हूं, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, लिंग्विस्टिक हिंदी में लिखेंगे इसको लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, कह रहा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अनुसार जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका वर्गीकरण किया गया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसने किया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इसका वर्गीकरण किया है तो यह कुल 6 भागों में, ठीक है। अब देखिएगा 6 भागों में इसका कुल वर्गीकरण है। आप लोगों ने जो नाम सुना पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जो इनका टोटल विभाजन कहलाता है तो बाहरी उपशाखा और आंतरिक आंतरिक उपशाखा, इन सभी को मिलाकर और टोटल 6 प्रकार से इसका वर्गीकरण आता है, ठीक है। बाकी सामान्य रूप से अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे, आप नहीं ढूंढ पाओगे। कभी आप कहो 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है सर, हमें तो 5 लगा, है ना, या फिर आप 4 लगा दोगे, तो इसमें आंसर जो है आपका 6 आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 के साथ में चलते हैं। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है, तो जो नागर अपभ्रंश है, अब देखिए अपभ्रंश के लिए मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि ऐसा समय जो संक्रमण कालीन समय रहा है उस समय को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी जाती है। कैसे, तो इसको इस प्रकार से समझना, ठीक है। ऐसे समझना कि मान लीजिए मध्यकालीन 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 भारतीय आर्य भाषा का एक समय रहा, ठीक है, और एक समय रहा किसका, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का रहा साहब। तो एक समय रहा आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, पर आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इन दोनों के बीच का ये जो समय था, ऐसा तो नहीं कि एकदम से मध्यकाल से उठ के आधुनिक काल में पहुंच, समय लगा, मतलब थोड़ा समय लगता है फिर उसके बाद में हम आगे पहुंच पाते हैं। तो क्या कहता है कि जो ये अधिक समय लगा है, ठीक है ना, जो ये अधिक समय लगा है मतलब जो बीच का समय लगा है, धीरे जो समय लगा उस समय में कोई ना कोई तो समय रहा होगा, तो उसी समय को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसे अपभ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे हम अपभ्रंश के नाम से, किस नाम से जानते हैं, अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश,
मतलब टूटा-फूटा समय, ऐसा समय जिस समय पे कुछ स्थायी नहीं था कि नहीं यही चीज़ चलेगी। क्योंकि ये क्या था अभी परिवर्तन का समय, परिवर्तन का काल था। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मध्यकाल और आधुनिक काल इन दोनों के बीच का जो समय है वही हमारा कहलाता है अपभ्रंश काल। और कहता है कि नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है? तो नागर अपभ्रंश के जो व्याकरण में आचार्य हेमचंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो साहब आचार्य हेमचंद्र को माना जाता है। हालाँकि हालाँकि जो पहले साक्ष्य व्याकरण के मिलते हैं, देखना व्याकरण लिखने के जो पहले साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते किसके हैं? पातंजलि के मिलते हैं। मिलते हैं पातंजलि के मिलते हैं, वो भी महाभाष्य में मिल जाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे नागर अपभ्रंश की बात आ रही है, तो नागर अपभ्रंश के लिए सही उत्तर क्या होगा? आचार्य हेमचंद्र साहब। बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ जाएँ। तो देखो अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे एक-एक चीज़ों को हम इसी प्रकार से बिल्कुल तरीके से यहाँ पे कवर कर प्रश्न नंबर 54 के साथ में चलते क्या आया था? इनमें से कौन-सी अंतस्थ व्यंजन? अब व्यंजन क्या होते हैं आप सभी को पता है कि जिनका उच्चारण करने में व्यंजन क्या कहता है कि जिनका उच्चारण करने में श्वास वायु के मार्ग में बाधा आती है। श्वास वायु के मार्ग में बाधा आती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। ठीक है? व्यंजन बिना स्वर की मदद के ना तो बोले जा सकते और ना ही लिखे जा सकते। लेकिन यदि व्यंजन को बिना स्वरों की मदद के है, तो उसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? तो हलंत लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा मान लीजिए ये का लिखा है, ये व्यंजन है, ठीक है? और अगर मैंने कहा ये क्या है साहब? तो आप बोलोगे साहब ये तो स्वर है, हमें पता है। तो क्या है जब का बोलते हैं तो मुँह से आ भी नहीं करते। का के नीचे लगाई हलंत और ये आ को कर दिया अलग। का के नीचे हलंत लगी मतलब इसमें स्वर नहीं। और ये स्वर है और दोनों को मिला देंगे तो ये वाला बन जाएगा। मतलब कि ये आपका स्वर सही। कैसा है ये? ये स्वर सही। और इन दोनों को मिलाओगे मतलब ये क्या है? स्वर रहित। दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला क्या है? स्वर रहित। इस स्वर को हमने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। ठीक है? तो इन यार ज़रूर समझने, ठीक है ना? इन चीज़ों को ज़रूर समझने का प्रयास करना। विस्तार से, ठीक है ना? क्या तरीका है इनको, ये ज़रूर ध्यान, चलिए, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 54 हो गया आपका। अच्छा, बढ़ें क्या आगे? अभी तो व्यंजन के भेद करना। देखो, व्यंजन की अगर हम संख्या की बात करें ना, बहुत सारी चीज़ें यहीं पे मैं कहता हूँ। व्यंजन की संख्या होती है 33, ठीक है? लेकिन अगर बात आती है कि साहब कुल व्यंजन कितने हैं? तो जो कुल व्यंजनों की बात की जाती है, तो कुल व्यंजन होते हैं कितने? 35। इसके अंतर्गत डा के नीचे बिंदु और ढा के नीचे बिंदु मतलब कि द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन को भी रख दिया जाता है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन को भी रख दिया जाता है। अब एक और बात आती है कि साहब आपने व्यंजन की संख्या तो बता दी लेकिन अभी आपने व्यंजन भेद नहीं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर व्यंजन के भेद या प्रकार बता देते हैं। ठीक है? कि व्यंजन के जो भेद या प्रकार होते हैं वह कितने? तो साहब 4 होते हैं। कौन-कौन से 4 होते हैं? SAUS सॉस, SAU सॉस। देन तो सॉस, तो एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पर्श व्यंजन। ए से कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो साहब ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला कौन-सा होगा? ये ऊष्म व्यंजन है। और अगला कौन-सा होगा? तो ये आपका क्या है? तो देखिए ऊष्म या संघर्षी भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? अगर आप चाहो तो ऊष्म के साथ-साथ आप ऊष्म या सं, ठीक है? और लास्ट वाला जो एस है इसे कहा जाता है। ठीक है? अब जो स्पर्श व्यंजन है ये लेकर का से लेकर मा तक चलता है। अंतस्थ व्यंजन जो है आपका या, रा, ला, वा आता है। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा आते हैं और हा आता है। जबकि संयुक्त व्यंजन में क्या आता है? क्षा, त्रा, ज्ञा और क्या आता है साहब? श्रा। प्रश्न क्या था? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन ढूंढ लीजिए। ये है आपका या, रा, ला, वा। इसे डन हो गई कहानी समाप्त। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पास करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55। लिखा हुआ है खुशबू में उपसर्ग कौन सा? अरे उपसर्ग क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो। तो उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में लगते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में, जो शब्दों के आरंभ में, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। एक और पॉइंट याद रखना, प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं? प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है। प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं क्या होता है साहब? अर्थ होता है। ठीक है?
क्या बोला मैंने यहाँ पे? खुशबू। तो खुश, खुश और बू, तो खुश यहाँ पे क्या है आपका? उर्दू फारसी, है ना, उर्दू का या अरबी फारसी का कह दो, क्या कह दो? अरबी फारसी का उपसर्ग का है, अरबी फारसी का उपसर्ग है, ध्यान रखिए। हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग उपसर्ग हैं, जैसे आ, अति, अधि, अभि, अब, उत, उद, उप, दुर, दुस, तु, निर, निस, ता, प्रति, पारा, परि, कम। आपने पढ़े कभी? तो हिंदी संस्कृत पढ़े। ऐसे ही उर्दू या अरबी फारसी की उपसर्ग होते हैं, ठीक है? आप कहोगे तो सभी बता रहा हूँ आपको, क्या मतलब एक टॉपिक को इतना जल्दी आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। वो है कि अगर कभी आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाकी इसका सिलेबस तो पूरा मैं पढ़ाने ही वाला हूँ आपको, पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, नेट का ये कंप्लीट कराऊंगा आप। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि 6 के साथ में 56 नंबर प्रश्न क्या है? वाग युद्ध में समास। समास शब्द का मतलब होता है संक्षिप्त करना। समास का मतलब क्या होता है साहब? तो समास का मतलब है संक्षिप्त, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे कहा जाता है। हिंदी में समास 6 प्रकार के। वाग युद्ध की बात कर रहा है, वाग युद्ध, तो वाग मतलब वाक से युद्ध, वाक से युद्ध मतलब वाणी से युद्ध। वाणी से होता है युद्ध, अरे वाणी से लड़, तू गंदा नहीं, तू गंदा नहीं, तूने ऐसा किया नहीं, तूने नहीं, तुमने मेरे ऊपर पानी फेंका नहीं, तुमने मेरे ऊपर कपड़े फेंके। तो वाणी से लड़ा गया युद्ध, वाक युद्ध। तो क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को है तो को आया क्या? नहीं। संप्रदान के लिए होता है तो क्या के लिए आया? नहीं आया। कर्ण से अथवा के द्वारा जुड़ने अर्थ में, तो ये सही। और संबंध में क्या है? का के की संबंध तत्पुरुष है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। चलें साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक लेकिन जातिवाचक होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर विशेष रूप से व्यक्ति, विशेष रूप से वस्तु, विशेष रूप से स्थान या विशेष रूप भाव का, नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। लेकिन वो जाति के रूप में आजकल, जैसे मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या है? उनके अलावा दूसरा, तो मतलब वो व्यक्ति। मैंने कहा इंदौर, तो इंदौर व्यक्ति है। अब इसमें क्या कहता है? जगन्नाथपुरी एक ही, क्या ये जाति के रूप में प्रयोग हो सकता है? राजा हरिश्चंद्र, अरे बड़े राजा हरिश्चंद्र बने फिरते हो, तो राजा हरिश्चंद्र व्यक्ति का भी नाम है और राजा हरिश्चंद्र जाति भी बन जाती है कि यार तुम राजा हरिश्चंद्र बन। यहाँ पे तो थोड़ा सा झूठ बोल लो कहते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जाति के रूप, इसलिए यहाँ पर बन जाए। प्रश्न नंबर 58, मोहन का कुछ खो गया है तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? ठीक है, बताइएगा क्या कहता है कि मोहन का कुछ खो गया है। अरे क्या खो गया है? सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? सबका नाम। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की संख्या की अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम की जो संख्या होती है अब, तो सर्वनाम 11, और सर्वनाम अगर हम भेद या प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के जो भेद या प्रकार हैं 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहता है कि कुछ खो गया। क्या खो गया? पता ही नहीं क्या खो गया। निश्चित है क्या? नहीं। तो अनिश्चयवाचक था। ठीक है साहब, ये कंप्लीट। ये ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 59 के साथ में। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, है ना? आज का 59 नंबर प्रश्न है, लिखा है भाषा रूप विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। अब देखिए भाषा रूप के जो अलग अलग लेवल हैं, जो अलग अलग स्तर हैं, है ना? भाषा रूप के जो अलग, भाषा मतलब क्या है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं विचार, हमारे मन में विचार आते हैं ना, तो हम उनको किसी से बोलते हैं, बताते हैं। तो बताने के लिए या तो बोलेंगे, या तो लिखेंगे, या कि फिर क्या करेंगे? मतलब इशारों में बात करें। तो अपने मस्तिष्क के विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की मदद। और भाषा के 3 रूप, मौखिक हो, या तो लिखित होगा,
या तो सांकेतिक होगा। तो इस प्रकार से मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के प्रकार होते हैं। अब कहता है कि इन स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो भाषा का मानकीकरण कहा। क्या कहा जाता है साहब? भाषा का मानकीकरण कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ क्या बनेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। क्या उल्लिखित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3? बताइए जरा, क्या लिखा हुआ है 3? अरे, आपको भी पता है कि भारतीय संविधान भाग 17 340 से लेकर 51 तक आपका कहाँ से 340 से 51 तक आपका ये। अब इसमें 347 में क्या उल्लिखित? आपको भाग बताना है कौन? ये किस भाग में राजभाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है? राजभाषा संबंधी आयोग, संसद में प्रयोग की जाने वाली, केंद्र के कर्मचारियों के लिए, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध ये जन कर। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक, वैसे ही विद्यापति के इन पदों। अब ये जो पूरा का पूरा कथन है यहाँ तक, आ, ये कथन कहाँ से, किस टेक्स्ट से जुड़ा गया है? कौन से टेक्स्ट से ये आपका जोड़ा गया है बताइए? हिंदी के किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, या नामवर सिंह साहब का है? यह क्या है? ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और ये तभी बनेगा आप जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। बिना पढ़े इस टेक्स्ट का उत्तर आप, है ना? तो ये रामचंद्र शुक्ल साहब का है। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल साहब का है। आगे बढ़ते हैं, 62 पे आते हैं। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ा। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में, है ना? ये जो पूरा कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में दिया गया है, ये भक्त कवि कौन है बताइए? जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो देखिए तुलसीदास, सूरदास, जायसी या कबीरदास, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका भक्ति का निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। ठीक है, उक्त पंक्तियों में कवि की हैं, कौन से कवि की पंक्तियां हैं? ये जो उक्त पंक्तियां हैं किस कवि के द्वारा रचित हैं ये? बताइए साहब। देखिए मैं आपको बताऊं, निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह अंबु असन अवलोकियत वहीं हाँ, ये तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े अच्छे-अच्छे किस्से हैं अगर बताऊँ, गोस्वामी तुलसीदास बड़े चमत्कारी कवि माने जाते हैं। मतलब लोग तो ये मानते थे कि इनके पास में इतना चमत्कार है कि ये आवाज़ देते हैं तो भगवान भी, मतलब भगवान के भी इनको दर्शन हो जाते हैं आवाज़, ठीक है? तो मतलब एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी थे, है ना? उनसे ये कहा गया कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप भारी चमत्कार, है ना? आप भारी चमत्कार दिखाते हैं। उस समय अकबर का शासनकाल है। तो अकबर ने कहा कि पकड़ ले आओ उसको, कहाँ है वो? ठीक है, तो उसको पकड़ कर लाया गया और बोला गया, चलो चमत्कार दिखाओ। बोले मैं क्या चमत्कार दिखाऊँ? जो होता है सब प्रभु की माया है ना? सब भगवान राम की माया है। जो भी होता है सब उन्हीं की है। सब बजरंगबली जी की है, सब उनकी। अब ये होता है, इतनी सी बात। उसके बाद में उनको कहा जाता है, डराया धमकाया जाता है, अगर तुमने चमत्कार और कारागार में डाल दिया। तो बोलते हैं कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, सब मेरे प्रभु की माया है, सब मेरे प्रभु की इच्छा है। अब नहीं होता कुछ भी, नहीं करते वो कुछ भी, क्योंकि उनके पास में ऐसा चमत्कार तो कुछ था नहीं, है ना? वो तो बस प्रभु की भक्तिहीन रहते थे। तो उनको ले जाके कारागार में डाल दिया। अब ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली के पास में जब इन्हें कारागार में जब इन्हें कारागार में डाला गया, कारागार में डालने के बाद में जैसे ये कारागार में जाने लगते हैं, तो ये प्रभु का सुमिरन करने, हे बजरंग, हे स्वामी, अब आप ही हैं, आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, आपके सिवा दूसरा मेरे साथ में कोई,
आप ही कोई चमत्कार दिखा। तो जैसे ही उनको कारागार में डाला जाता है, करीबन कहते हैं कि 1 पहर भी नहीं हुआ था और 1 पहर होने वाला होता है। इसी दौरान क्या होता है कि पूरे महल के चारों तरफ, मतलब पूरे दिल्ली के आस-पास जहाँ पे उनको बंदी बनाया गया था, उस जगह पे वानरों ने पूरी तरीके से तहस-नहस कर, इतने वानर आए, इतने आए कि मतलब लोग हैरान हो गए। अब बीरबल ने समझाया और कहा अकबर को कि राजा उसको छोड़ दो। ना राजा साहब, उनको छोड़ दिया जाए, अन्यथा ऐसी घटना हो जाएगी जैसी घटना लंका में देखने। तुरंत उनको छोड़ा गया, छोड़ने के बाद उनको बुलाया गया, बुलाते हैं और अकबर कहते हैं कि प्रभु, हम आपसे यही तो कह रहे थे कि चमत्कार दिखा, तो आप चमत्कार दिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए हमें आपको बंदी बनाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, मैंने तो बस प्रभु का सुमिरन किया और मेरे जो भी किया मेरे प्रभु ने। तो इस प्रकार से चीज़ आपको यहाँ देखेंगे भक्ति काल वगैरह। आगे बढ़ते हैं, हालाँकि ऐसा देखिए, बहुत सारी आपको किंवदंतियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी किंवदंतियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें पुस्तकों में भी मिलेंगी, ठीक है? भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण की, महाराज जसवंत के या मतीराम की? तो भाषा भूषण किस कवि की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। अब ये मारवाड़ के प्रतापी राजा थे, मारवाड़ के प्रतापी राजा थे, महाराजा जसवंत। क्या नाम था साहब इनका? महाराजा जसवंत। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? पहला मनोहर हिम गिर हिमालय और गंगा जल जल। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि, वह कौन भारतवर्ष है? उक्त पंक्तियों का कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर, कौन है यहाँ पर? इस पे आंसर आप लोगों को बताना है और जल्दी से कौन। देखिए, हम बात कर रहे हैं भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, पहला मनोहर गिर हिमालय और गंगा, संपूर्ण देशों से अधिक देश का उत्कर्ष है उसका कि जो है वह कौन सा भारत वर्ष है? मैथिली है सारी रचना लगभग 122 से ज्यादा आप ना, मारे सिमोहि कुंठाव निबंध के, मारे सिमोहि कुठाव, कुठाव किठाव कहीं भी, है ना? मारे सिमोहि कुठाव निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा मेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाल मुकुंद गुप्त कौन है इसके रचनाकार? ये आपको आंसर करना है और बताना है इसके। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अगर आपने नाम सुना होगा तो इनका एक निबंध ये है मारे सिमोही हाँ, और एक इनकी रचना आपने सुनी कि उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी हमारे टेक्स्ट में जुड़ी, कहा था वो भी जुड़ी, ठीक है। यह सच है बार बार हार हार मैं गया खुदा जो हार छार, उड़ी धूल तन सारा भर गया नहीं अब अविकच है, अविकच है, यह सच है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर क्या है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन सा इसमें आपका विकल्प सही होगा? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं निराला निराला साहब की, किसकी? निराला साहब की। निराला साहब की ये पंक्तियां हैं, ठीक है? निराला साहब के करीब आप लोगों अगला है सिंदूर की होली, 1934 का ये नाटक है, किसने रचा है? हरिकृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, जयशंकर प्रसाद ने या द्विजेंद्र लाल राय ने? किसके द्वारा ये रचना हुई है? इस नाटक की रचना किसने करी है? देखिए, सिंदूर की होली की अगर हम बात करते हैं 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये टेक्स्ट तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर है गैंग्रीन, गैंग्रीन कहानी के लेखक, ये हमारे यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ, सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने टेक्स्ट का नाम दिया और पूछ लिया कि यह किसकी, ठीक है? तो गैंग्रीन के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनके द्वारा गैंग्रीन। फिर है मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। यह किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा? जयशंकर प्रसाद, अगेय, मुक्तिबोध और शमशेर। चलिए आंसर करिएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आपका सही विकल्प क्या बनेगा? सचिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय साहब कहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि जैसा मानते हैं।
ऐसा कथन है किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 71 के साथ में। 71 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या आता है? लिखा हुआ है हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है। हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र, अभी आपको याद होगा नागर, याद आया? अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश याद आया? नागर अपभ्रंश के लिए बताया था ना मैंने, नाम लिया था आचार्य हेमचंद साहब का। आचार्य हेमचंद द्वारा लिखा गया काव्य का लक्षण है अदोसो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। अदोसो मतलब दोष रहित, क्या बात कर रहा है? अदोसो मतलब दोष रहित, सगुणो मतलब गुण सहित, क्या कह रहा है? गुण सहित, सालंकारो मतलब अलंकार युक्त, क्या कह रहा है? अलंकार युक्त, शब्दार्थ ही काव्य कहलाता है, शब्दार्थ ही काव्य कहलाता है। ये जो काव्य का लक्षण है ये आचार्य हेमचंद्र साहब के द्वारा दिया गया है। आ रही बात समझ में? ये है 71 का ए। आगे बढ़ते हैं, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा? काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा? नगेंद्र ने, प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने या सूर्यकांत त्रिपाठी ने, लाला साहब ने, इनमें से किसने कहा है? ये आपको आंसर चलिए जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाइए, ये आंसर भी आप लोग कर सकते हैं। इनकी बड़ी बड़ी फेमस फेमस रचनाएं हैं, नाम बता देता हूं। कामायनी है, आंसू है, चंद्रगुप्त है, तितली इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद साहब की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी, मतलब काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। परा प्रतिभा, दूसरे की प्रतिभा है ना, परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया? परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन, मतलब इस पर किसने अभी लिखा है? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है, मम्मट साहब ने लिखा है, वाघभट्ट ने लिखा है, या फिर राजशेखर ने लिखा है? बताइए किसने ये लिखा है? आंसर करिए। देखिए आचार्य अभिनव गुप्त साहब की बात करते हैं, है ना, आचार्य अभिनव गुप्त की बात करते हैं, आपके द्वारा परा प्रतिभा नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किया गया है। काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक, ये हो चुका है ना। 74 में आता है आचार्य भामा। आचार्य भामा आप लोगों को पता है, जिस प्रकार से रस के प्रणेता होते हैं, छंद के प्रणेता होते हैं, उसी प्रकार से अलंकार के प्रणेता इसको माना गया है, आचार्य भामा को माना गया, इसको माना गया है आचार्य भामा को अलंकार का प्रणेता माना गया। ठीक है, तो भामह ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? भामह ने काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का विवेचन किया है। कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो भामह ने बताया कि साहब 38 अलंकार होते हैं। ठीक है, और डिवीजन भी करा, इनने कहा कि 36 और 2, मतलब 36 होते हैं कौन से? शब्दालंकार, और 2 होते हैं कौन से? तो साहब ये होते हैं अर्थालंकार। इसी प्रकार से दंडी ने अलग संख्या बताई है ना। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं। ठीक है, दंडी ने यहां पर जो संख्या बताई ना, तो दंडी साहब कहते हैं कि साहब जो संख्या होती है अलंकारों की वह 29, लेकिन भामह साहब बताते हैं, आचार्य भामह कहते हैं कि अलंकारों की संख्या 38 होती है, जिनमें से 36 शब्दालंकार और 2 अर्थालंकार। 75 में आइएगा, विभत्स रस के देवता माने जाते हैं। अब रस की बात करते हैं तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ये बता दो जरा जल्दी से। रस संप्रदाय का प्रवर्तक, रसों की संख्या वैसे 9 मानी जाती है, हालांकि आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस भी बनाया, वात्सल्य रस। 11वां रस भी बनाया गया बाद में, आपने देखा कौन सा? तो 11वां रस यहाँ पे बनाया जाता है आपका भक्ति रस बनाया जाता है ना। चलिए, अब बात आती है कि विभत्स रस के देवता माने जाते हैं, किसको विभत्स रस का देवता कहेंगे आप? बताइए, विभत्स रस का देवता आप किसे कहते हैं? तो विभत्स रस, महाकाल को विभत्स रस का देवता माना गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो विष्णु जी को श्रृंगार रस का देवता कहा गया है। किसका? विष्णु जी को श्रृंगार रस का देवता कहा गया है। सभी रसों के अपने अपने देवता होते हैं। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन की जो शुरुआत है वह होमर से मानी जाती है, प्लेटो से मानी जाती है,
एरिस्टोटल से मानी जाती है, लोन्जाइनस से मानी जाती है, तो किससे मानी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काव्य चिंतन का जो व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ है वह प्लेटो से शुरुआत होती है। किससे माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है कि प्लेटो से शुरुआत हुई के समय। अगला है अच्छा, ये ऐसे आपसे बनेगा नहीं, ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे। खतरनाक है ये क्वेश्चन, बिना पढ़े तो बना ही नहीं सकते हो आप। काव्य प्रकृति की अनुकृति है और एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण। कहता है कि काव्य प्रकृति की ही अनुकृति है, उसी से निकला है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये जो कथन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन एरिस्टोटल ने दिया है कि काव्य जो है प्रकृति का ही आकार है, लेकिन एकदम से नकल नहीं है, वह पुनः प्रस्तुतिकरण है। एक प्रकार से देखा तो कैसी संज्ञा दी है, सोचो, प्रकृति के समान काव्य की संज्ञा दे दी एरिस्टोटल ने। काव्य स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो ये चर्च एंड स्टेट को माना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को माना जाता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को माना जाता है। किसे माना जाता है? सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र। स्वच्छंदतावादी आलोचना का जो जो एक प्रोक्लेमिंग लेटर है, जो घोषणा पत्र है, वह माना जाता है किसको? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को। किसको? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है। ये सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? क्रोचे की, आई ए रिचर्ड्स की, मैथ्यू अर्नोल्ड की, या लोन्जाइनस की? किसकी रचना है? बताइए जरा जल्दी से, सभी लोग कमेंट करते जाइए और बताते जाइए किसकी रचना है। देखिए, आई ए रिचर्ड्स ने 1925 में इसकी रचना करी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? लॉन्जाइनस को, सुकरात को, हीगेल को, या आई एस रिचर्ड्स को, या आई ए रिचर्ड्स को? किसको माना गया है? ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? आई ए रिचर्ड्स। नई समीक्षा का जनक माना गया है आई ए रिचर्ड्स को। फिर बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? तो 100 अजान एक सुजान। कौन सा? 100 अजान एक सुजान, ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस उपन्यास है आपका बालकृष्ण भट्ट साहब का। फिर है अब्र नाम से। किसके नाम से? अब्र के नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मदन मोहन मालवीय ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, या अंबिका दत्त व्यास ने? तो अब्र जो टाइटल देता था, अब्र टाइटल दिया करते थे, ये कौन देते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये टाइटल दिया करते थे कविताओं में अपनी। कौन? उर्दू की जो कविताएं लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब, ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य विजय ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य में जीवन के एक भाग का वर्णन किया जाता है, एक पक्ष का वर्णन किया जाता है, और एक खंड काव्य यहाँ पे आपको मिलेगा। मौर्य विजय, इसके लेखक कौन है? तो लेखक है जैसे मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है शंभु गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और लक्ष्मण प्रसाद गुप्त। तो सही आंसर है सियाराम शरण गुप्त। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? ऐसा निबंध जो है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता है? तो ये जो निबंध प्रकाशित होता है, यह निबंध सरस्वती नामक पत्रिका में, बहुत फेमस पत्रिका, बहुत फेमस पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होता है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? जो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, यह कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई? ठीक है, अब गांधी जी का संबंध कहां से था? गुजरात से था। आपने लिखी थी किस भाषा में? गुजराती भाषा में। आपको पता है 1869 में आपका जन्म हुआ था गुजरात में, है ना। यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा ही लिखी, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखी जाने वाली पत्रिका थी। और 1915, 21, 22 और 19, तो 1919 से लेकर 1931 तक लिखी गई, है ना। कब से कब तक लिखी गई? 1919 से लेकर 1931 तक लिखी गई, और ये इंग्लिश में लिखी जाती थी गांधी जी। ठीक है, आगे चले हम यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या काम करते थे? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या काम करते थे? मजदूर थे, सूबेदार थे, नेता थे, या
आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल 1891 को आपका जन्म हुआ था, ठीक है ना? किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महू इंदौर में, ठीक है, सूबेदार। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक क्या कह रहा है साहब? हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक वीर सावरकर है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन बताइए। राम मनोहर लोहिया साहब, आप सभी लोगों को पता है, पाश्चात्य दर्शन के लिए आप बड़े फेमस। अगली बात करते हैं, उत्तर आधुनिकता के समय कौन सा सही नहीं है? उत्तर आधुनिकता के समय कौन सा सही नहीं है? ये ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है। सही बात है, विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, ईश्वर की मृत्यु की भी घोषणा करता है। उत्तर आधुनिकता ये केंद्रवाद को खत्म करता है, लेकिन मार्क्सवाद का समर्थन नहीं, मार्क्सवाद का समर्थन नहीं करता। तो उत्तर आधुनिकता के समय ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता? कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर के विषय में विश्वास नहीं करता है कि अस्तित्ववादी ईश्वर है, दार्शनिक ईश्वर, अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर रहा है, इसमें विश्वास नहीं करता? कौन है ऐसा जो विश्वास नहीं? देखिए, एक जयपाल सत्र नाम से एक व्यक्ति हुए हैं, जो एक प्रकार से देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन के लिए जाने जाते हैं, पश्चिमी दर्शन के लिए। और इनका कहना होता है कि अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर है ना, क्या कहते हैं कि अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर होता ही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब थे, ये शिव संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में, लक्ष्मी संप्रदाय में या कुमार संप्रदाय? तो कुमार संप्रदाय नहीं, लक्ष्मी संप्रदाय। अच्छा, कौन सा? वल्लभ। तो ऑब्वियसली भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब किसमें? वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए वो वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय में क्या करते थे? दीक्षा ली थी। अगले में बढ़ते, अगला क्वेश्चन 92 है। सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना? जो सुजान हित है, बिहारी कवि का है, जायसी का है, घनानंद का है, या फिर विद्यापति का है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। ठीक है, तो सुजान हित जो है, सुजान हित घनानंद का, इसका घनानंद के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना। अब अगली बात यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अगले। क्या पूछ रहा है? दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सप्तक माने तार सप्तक की बात हो रही। तार सप्तक की जो हम शुरुआत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो तार सप्तक आपका लिखा जाता है 1943 से लिखा जाता है, फिर 51 में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला जो तार सप्तक होता है ये आता है 59 में, और अगला तार सप्तक जो आता है ये आता है आपका 79 में, ठीक है। 59 और 79 कब आता है? 59 और 79 19 वन 19। ये क्रमशः चार तार सप्तक है। अब क्या पूछा इन्होंने? दूसरा तार सप्तक कहाँ है? ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन इस वर्ष क्या कर दिया गया था? डिलीटेड था, है ना, डिलीटेड क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था। डिलीटेड क्वेश्चन रहा है, एमपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया क्योंकि ऑप्शन इसमें। रामायणी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिया गया? आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ठीक है। कामायनी को लिखने में 9 वर्ष का समय लगता है, 9 वर्षों का समय, है ना, शिव बसंत पंचमी के बीच का समय। फिर इसके बाद में ये कहा जाता है कि कामायनी में कुल जो सर्ग हैं, यह कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। जो छठवां सर्ग है वो लज्जा है, या इड़ा है, या श्रद्धा है? तो ऑब्वियसली आप सबको इसके आंसर पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कामायनी का जो छठवां सर्ग है ना, यह लज्जा का है। इसका है छठवां सर्ग, लज्जा का है। सीक्वेंस में बिल्कुल रट्टा मार लो कामायनी के 15 के 15 सर्ग। 95 नंबर प्रश्न है। कटी जब नैन की झाई लख्यों तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? वीरदास बिहारी के द्वारा, घनानंद के द्वारा, या मीराबाई के द्वारा? किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो देखिएगा, कटी जब नैन की झाई, क्या कट गई? नैनों की जो झाई थी वो कट गई, लख्यों तब गगन में सारी, तब गगन में सारी चीज जान पड़ी। तो कबीर दास जी की है। फिर है अगला प्रश्न है। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाए,
क्या है? वाही की चित अटपटी चटपटी धरत अटपटे। ये पंक्ति किसकी है? तो बिहारी दास की है। इसकी रचना है बिहारी दास। ऐसे नहीं जान पाओगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेली, है ना? रामायणी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई। यह कथन किसका है? तो ये कथन कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में जाकर नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई। यह गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा कहा जाता है। कहा ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज, क्या कहते हैं? स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज, ठीक है। कहते हैं इसे। ये काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए 1964 में इसकी रचना हुई है। चांद का मुंह टेढ़ा है। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज के नाम से इसे जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का ये लोहे का दस्तावेज है। इस्पाती मतलब इस्पाती दस्तावेज है। 1964 में इसकी रचना हुई है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसकी रचना करी है। चांद का मुंह टेढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है साहब, ये हो गया आपका। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। ये जो कथन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ये कथन बताइए। आस्था जो है मानव के युगांतर से प्राप्त दैनिक दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। राग की दृष्टि है, रागात्मक दृष्टि। ये है रचना महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, रश्मि है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो रचित है, नीरजा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस फेमस है। निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? जो पद्य की पंक्तियां, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, सौमित्रानंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? यह रचना किसकी है? ठीक है, क्या है? जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, तो ये जयशंकर प्रसाद की। फिर 101 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज। आहा, बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा उपन्यास है एक प्रकार, बहुत बढ़िया। इसमें 19वीं सदी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी है, का गुरु है, भाग्यवती है। ऑब्वियसली मैं हटा देता हूँ इन दोनों को, बचे दो ऑप्शन। देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। तो बताइए जरा, यह किसकी रचना है? एवरीवन जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे, बताइए बताइए। देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी है 1870 में मेरठ के लियो प्रेस से छपती है। कौन से प्रेस से? मेरठ के लियो प्रेस से इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेरठ के लियो प्रेस से इसका प्रकाशन किया जाता है, देवरानी जेठानी की कहानी। आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? अब बाण भट्ट की बात आ गई। अब बाण भट्ट की जो रचना है, आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा है, कौन से विधा की रचना है? ठीक है, चलिए। देखिए, जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, यह उपन्यास है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, ये एक उपन्यास के रूप में लिखी गई। फिर है, मैला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है? मैला आंचल में वर्णित गांव, ये तो वर्ग एक में पूछा गया था, नेट में पूछा जा चुका है कई बार, हर राज्य में सेट में पूछा जा चुका है। मैला आंचल में जो वर्णित गांव है, उस गांव का नाम क्या है? मेरीगंज। क्या नाम है साहब? तो मेरीगंज उस गांव का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नत्थू किस उपन्यास का पात्र? अरे नत्थू 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 किस उपन्यास का पात्र है? तमस का पात्र, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? क्या है? इस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और उसके अपव्यय की कथा है। तो बताइएगा, इस पे सही आंसर क्या बनेगा? परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है, इसमें जो रईस साहूकार मदन मोहन था, उसके बारे में वर्णन किया। देश विभाजन की त्रासदी। अब देश विभाजन की त्रासदी की बात करें तो 47 से लेकर 51 तक का जो समय रहा, ये देश विभाजन के बारे में बात करता है। मतलब 42 से 57 तक का इसमें वर्णन है प्रॉपर। कब से कब तक का? 42 से 57 तक का इस वर्णन किया गया है, और यशपाल के द्वारा ये रचना रची गई।
इसके द्वारा यशपाल के द्वारा ये रचना रची गई है। आप सभी को पता है कि साहब गोदान तो है नहीं, है ना? साहब मानस का हंस भी नहीं है, जिंदगी नामा नहीं है, बचा क्या? झूठा सच। सही ऑप्शन हो जाएगा झूठा सच। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? झूठा सच। निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? तो ज्ञानो है साहब, ये ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन्ना अपना तमस जिंदगी राग दरबारी। कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा? ठीक है, राइट ऑप्शन करिएगा, तो इसमें बनेगा धरती धन्ना गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास की जिंदगी को जैसे खंजन नयन है, मानस का हंस या जिंदगी नामा, या फिर यहाँ पर नाचो बहुत गोपाल, किसको लिखा गया है? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। गोस्वामी तुलसीदास मानस, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, तो मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया, ये जरूरी है। अमृतलाल, इन्होंने लिखा है मानस का हंस, गोस्वामी तुलसी। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? किसके ऊपर? दलित जीवन के ऊपर जो आधारित उपन्यास है वह कौन सा है? ठीक है, बताइएगा। दलित जीवन पर धरती धन्ना, इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र, चंद्र। ये चीजें ऐसी हैं, ठीक है। शिवपालगंज इस उपन्यास से संबंधित है। अब देखो शिवपालगंज ये एक क्षेत्र का नाम आ गया, तो देखिए क्षेत्र के नाम, पात्र के नाम, कुछ भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब शिवपालगंज जो है किस उपन्यास से संबंधित है? ये है आपका राग दरबारी का। क्या है? राग दरबारी। और राग दरबारी किसकी रचना है? तो साहब ये रचना है श्रीलाल शुक्ल की। किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल साहब की रचना है राग दरबारी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं। दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले? कौन सी? दुलाई वाली। दुलाई वाली जो कहानी है, इसके पात्र जो वंशीधर रहे हैं, यहाँ पे एक पात्र थे वंशीधर साहब, कहाँ के? बनारस के, झांसी के, भोपाल के, या फिर इलाहाबाद के रहने वाले थे? बताइए। देखिए, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे पात्र वंशीधर, वंशीधर, ठीक है। फिर हिंदी की चर्चित कहानी राही, राही का लेखक कौन है? राही का लेखक आपको पता है, उषा प्रियंवदा नहीं, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दो ऑप्शन मैंने बचा दिए, दो ऑप्शन मैंने रख दिए, ठीक है। तो बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा? राही। तो राही का लेखक उषा प्रियंवदा नहीं, कृष्णा सोबती नहीं है, अब बचे मन्नू भंडारी और सुभद्रा कुमारी। तो राही के जो लेखक हैं ये हैं सुभद्रा कुमारी। ये तरीका भी होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऑड वन आउट करिए, नेट करिए। बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? जो बुद्धगुप्त है ये पिता कहानी का है, आकाशदीप का है, परिंदे का है, या कोसी का घटवार, किस कहानी का पात्र है? ठीक है, किस कहानी का पात्र है? ठीक है, तो बुद्धगुप्त जो है आकाशदीप नामक कहानी का पात्र है, जयशंकर प्रसाद की। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? ट्रेन की बात हो रही है, अमृतसर आ गया है उसका है, गैंग्रीन का है, या उसने कहा था, या फिर आकाश द्वीप। तो बताइए यह किस कहानी का पात्र है, मतलब किस कहानी की घटना का वर्णन किया गया? तो ऑब्वियसली अमृतसर आ गया है, वहां की, है ना। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात आ गया है, गाड़ी। हामिद ने मेले से क्या खरीदा? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है कि हामिद मेला जाता है अपनी माँ को, मतलब पैसे लेके जाता है मेला करने, और वहां पे चिमटा देखता है, तो वो चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी माँ के हाथ जल जाते थे जब वो रोटियां सेकती, तो रोटियां सेकती हाथ से, वो चूल्हे में क्या करती थी, रोटियों को अलटती पलटती, तो उसने चिमटा खरीदा। क्या हो जाएगा? चिमटा। स्कूल में भी पढ़ा गया तो आपने। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी से है, या प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है, ये आपको बताना है। बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत, कौन सी कहानी का? पिता। वो स्वच्छंद होकर रह सकते। सजनवा बैरी हो गए हमरो, सजनवा, ईश्वर नाथ रेणु, कौन सी कहानी का गीत है? बैरी हो गए हम, ये क्या कहता है कि सजनवा बैरी हो गए हमरो, कौन सी कहानी का वर्णन किया है? ठीक है,
तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुल। तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है विवाह। प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का? बचपन में वो जाके पूछा करता है, "भई, ये कौन सा है कफन है अब भाग्य है उसका।" चंद्रधर शर्मा है। हाँ, चंद्रधर। ठीक है, चंद्रधर। फिर आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर पे आते हैं। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं। प्रस्तुत कथन कौन सी? कोई बीमार बाप का इलाज। अकेली का, गदल का, गैंग्रीन। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ऑब्वियसली इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। है ना? इसी कहानी का है कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। ये इसी कहानी का है दृश्य, जिसमें रचना हरिशंकर परसाई जी के द्वारा की गई। हरिशंकर जी को पता है किसके द्वारा? हरिशंकर परसाई साहब। आगे बढ़ते हैं। कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म क्या है? कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा साहब का जन्म है 1929। ये क्वेश्चन है जो आपसे नहीं, कितना भी पढ़ें आपका हम जन्म। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं, है ना, बहुत फेमस वाले हो तो उनको याद भी कर। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कलुकुल राई गीत का जो अंश है किस नाटक से लिया गया है? राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई यह किस नाटक से लिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना गिरनगरी। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ चाणक्य और सिंह उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित। अच्छा, ये आपका चंद्रगुप्त के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित, और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका पात्र मंदाकिनी, कोमा, हिंगिल या देवसेना। ठीक है, तो इसमें जो पात्र नहीं, देवसेना पात्र नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग का उक्त कथा गायन का संबंध जो अंधा युग है, अंधा युग नाटक का यह कौन सा अंक है? अब देखिए, अंधा युग जो है आपका, अगर आपने वो पढ़ी है, क्या बोलते हैं, महाभारत, है ना, तो महाभारत से संबंधित ये पूरा आपका अंधा युग है। अब अंधा युग किस अंक से लिया गया है? ये अंधा युग के किस अंक से लिया गया है? ठीक है, ये भी आप लोगों को आंसर, ये पहला अंक है। और अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की, आपको पता होगा, धर्मवीर भारती, है ना, धर्मवीर भारती के आ गया है। 1955 में इसकी रचना हुई है। ये सिंदूर की होली नाटक की दो स्त्री पात्र हैं। अब देखिए, सिंदूर की होली से दूसरा क्वेश्चन, चंद्रकला और मनोरमा, मनोरमा और अर्चना, अर्चना और चंद्रकला, चंद्रकला और चंद्रकला। चंद्रकला तो सबको पता है कि हाँ साहब, चंद्रकला तो रही है ना, चंद्रकला तो रही है। अब बात ये आती है कि और कौन था, तो चंद्रकला के साथ में मनोरमा रही हैं, दो स्त्रियां सिंदूर की होली पात्र रही। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास। एक सफल विलोम, आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक था, ये संवाद स्वयं विलोम के द्वारा, एक पात्र था उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम देखते हैं क्या कहता है। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं। उक्त गद्यांश का संबंध जो है किस नाटक से लिया गया है? किस नाटक से उक्त गद्यांश का संबंध है, बताइए। बकरी नामक जो अ, नाटक है इससे लिया गया है। धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव फिसलाता फिसलाता मचल रहा है। उक्त दृश्य जो है यह किसका है? तो ये जो दृश्य है ये भी किसका है? देखिए, अंधा युग एक और द्रोणाचार्य, तो एक और द्रोणाचार्य इसका ये दृश्य का है। एक और द्रोणाचार्य इसका ये दृश्य, इस नाटक का। कौन सा विकल्प असत्य है? दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने। पहला अंक, गर्मियों में एक दिन। दूसरा अंक, 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। तीसरा अंक, 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। ये सारे क्वेश्चन है कि जिन क्वेश्चन को बिना पढ़े आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए इसको लगा देते हैं हम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना भी पीठ के साथ जुड़ देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो बिसु और क्या बिसु की मौत। सूत्रधार का ये जो कथन है इस नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो नाटक है लिया गया है कहाँ से? महाभोज से लिया गया ये नाटक है। ठीक है, देखो इनमें ऐसा है, मैं प्रॉपर जब आप लोग पढ़े होंगे तब मैं इनको आपके साथ, तब ये कहानियों को मैं आपके साथ में साझा कर पाऊँ। लेकिन समस्या ये है कि अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन बस आ रहा हूँ, आप आए थे और उन्हीं प्रश्नों को आगे बस ये लेवल हो। जैसे संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह। तो संस्कृति सौंदर्य है नामवर सिंह। ठीक है, फिर है, मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसी ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। यह किस निबंध का अंश है? किस निबंध के बारे में ऐसा कहा गया है बताइए? तो विज्ञान साहित्य। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहा है तो उत्तरा फाल्गुनी आसपास आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना? और इस प्रकार से इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख शरीर और अंतःकोण देखिए इस प्रकार से 134 33 आचार्य राम विद्या निवास, मतलब इसमें सब वही आपको मिलेंगे। क्या कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। भोलाराम का जीव में पेंशन के रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर को क्या देता है, तो लास्ट में भोलाराम का जीव ना, तो वो वहां पे नारद मुनि भोलाराम के जीव के लिए क्या देते हैं बड़े अफसर को, तो अपनी वीणा ही पकड़ा, है ना? इस प्रकार के क्वेश्चन है। जामुन का पेड़ किसी भी शासन में मेरी पति याद करता है। मतलब इस प्रकार से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए, ठीक है, कि जैसे मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है, तो तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दही। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ आए हुए हैं। इसके लिए आपको पूरे टेक्स्ट पढ़ने पड़े, टेक्स्ट पढ़े। फिलहाल आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को, ठीक है, यहाँ पे हमने कल की क्लास से हमारी 2 घंटे की क्लास, मतलब अलग अलग एक एक घंटे एक दिन में 2 क्लासेस, और 2 क्लासेस में स्टार्ट कर पूरा जो धीरे धीरे कवर, है ना? सिलेबस मैंने एक दिन आपको बता दिया है, कुछ इस प्रकार से सिलेबस है और उसी को हम फिलहाल आज के लिए इस सेशन हूँ और मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।